वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बेसिकली जो हम कवर अप करने वाले हैं वो आपका है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड का पार्ट 2। सही है। बेसिकली जो है हम पार्ट 2 कवर अप करने वाले हैं। ठीक है। तो पार्ट 2 का बेसिकली जो स्टार्टिंग में आपका होगा द जमींदार्स रेजिस्ट। ठीक है। बेसिकली हम कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड में बेसिकली जो जमींदार्स का पोर्सन है वो हम कवर अप कर रहे थे। ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, अभी प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या देखा था कि जमींदार्स मतलब उनका पावर धीरे धीरे कमते जा रहा है, जोटेदार से मर्ज हो रहे हैं एज अ पावरफुल सेक्शन देन जमींदार्स। सही है। तो इसके बाद हम देखेंगे द जमींदार्स रेजिस्ट, मतलब जमींदार्स जो मतलब इसका विरोध कर रहे हैं, है ना। तो वो मतलब उनका विरोध डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था। ठीक है। उनका जो रेजिस्टेंस था वो डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था। ठीक है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि एप्लीकेबल था। ठीक है। देखिए क्या करते हैं यहाँ पे। देखिए पहला सा स्ट्रैटेजी था आपका फिक्टिशियस सेल। ठीक है। फिक्टिशियस सेल एक पहला मतलब इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी था जिसमें ऑक्शन होता था, लेकिन ऑक्शन का जो मेन मोटिव था वो आपका फुलफिल नहीं कर पाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि जो स्टेट को सेल किया जा रहा है वो रिटर्न आपके जो जमींदार के पास चला रहा था, क्योंकि जमींदार के लोग ही उसको खरीदते थे। ठीक है। और वो जो है इसको कंटिन्यूस खरीदते थे बार बार, मतलब खरीद लिए। ठीक है। उसके बाद फिर से तो जमींदार को रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। ठीक है। पे नहीं कर पाएगा, फिर ऑक्शन होगा, फिर खरीदेंगे लोग, फिर नहीं पे कर पाएगा, फिर ऑक्शन होगा। ऐसे करते करते जो है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाता था। ठीक है। तो कभी भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को वो जो रेवेन्यू कलेक्टेड था या फिर जो रेवेन्यू ड्यू था वो कभी भी मतलब नहीं मिल पाता था, कंप्लीट फुलफिलमेंट नहीं हो पाता था। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे वही मेंशन किया गया है, मतलब एक टाइप का एक स्ट्रेटजी हम बोल सकते हैं। सही है। आपका दूसरा स्ट्रेटजी बोला गया है। हाँ देखिए यहाँ पे जो बोला गया द राजा ऑफ बर्दवान फॉर इंस्टेंस फर्स्ट ट्रांसफर सम ऑफ हिज जमींदारी टू हिज मदर सिंस द कंपनी हैड डिक्रीड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर। ठीक है। मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा चालाक था। ठीक है ना, क्लेवर था ये लोग। जो बर्दवान के जो राजा थे वो अपना मतलब कुछ अपने जमींदारी का कुछ पोर्शन अपने मम्मी के नाम पे कर दिए थे, अपने मदर के नाम पे कर दिए थे। तो इससे क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये रूल था कि वुमेन्स की प्रॉपर्टी को वो नहीं ले पाएगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसको मम्मी के पास जो जमींदारी है या फिर जो लैंड या फिर जो एस्टेट है वो नहीं ले पाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ये यहाँ पे मेंशन किया गया। देयर वर अदर वेज इन विच जमींदार सर्कमवेंटेड डिस्प्लेसमेंट। देखिए अब जब ऑक्शन होता था तो बाहर के लोग भी आते थे। ठीक है ना, बाहर के लोग भी आते थे एस्टेट को खरीदने के लिए। तो ये जैसे मतलब जो जमींदार क्या करते थे, अपने लोग बैठाते थे ना खरीदने के लिए, ऑक्शन में अपने लोग ही बैठाते थे। तो वो लोग कई मतलब मोटिव यही रखा कि बाहर के लोग हम मतलब हमारे अंदर ना है। इसके लिए क्या करते थे, वो लाठियाल्स बुलाता है, जो बेसिकली एक टाइप का बॉडी गार्ड हम बोल सकते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग मैन बोल सकते हैं। जमींदार का स्ट्रॉन्ग मैन जो लाठी यील्ड करते हैं ना, यहाँ पे मेंशन किया गया है। लाठियाल्स लिटरली वन हु wields द लाठी और स्टिक फंक्शन एज अ स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ द जमींदार। ठीक है। जो जमींदार तो उसका एक टाइप का स्ट्रॉन्ग मैन था वो, है ना। जमींदार के क्या बोलते, जमींदार से वो लोग बहुत ज़्यादा लॉयल थे और जमींदार के लिए वो लोग काम करते थे। ठीक है। यहाँ पे वही मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, मतलब जब पीपल जमीन आउटसाइड मतलब बाहर से आते थे जमींदारी खरीदने के लिए, ठीक है, ऑक्शन में, तो उनको जो है मतलब लाठी से मार के भगा दिया जाता था। ठीक है। ताकि बाहर के लोग अंदर ना आ पाए। सही है ना। देखिए हम बोल सकते हैं जो मतलब जितने भी राइट्स थे सारे, ऐसा नहीं कि सारे डिसलॉयल थे। ठीक है। उसमें से कुछ लॉयल भी थे, और जो लोग लॉयल थे वो लोग मतलब बाहर के लोग को अंदर आने नहीं देते थे। ठीक है। कि नहीं तुम लोग हम अंदर नहीं आने देंगे। ठीक है। तुम लोग यहीं से बाहर रिटर्न चलिए। यहाँ पर मेंशन किया गया। लाठियाल्स तो मतलब करते ही थे, लाठियाल्स तो अटैक करते थे। जो राइट्स थे मतलब जो जमींदार को पे करते थे रेवेन्यू, वो भी जो है ऐसे रिवोल्ट करते थे या फिर रजिस्ट करते थे। ठीक है। देखिए समटाइम्स इवन द राइट्स रजिस्टर्ड द एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स, दे फेल बाउंड टू देयर ओन जमींदारी थ्रू अ सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड परसीव्ड हिम एज अ फिगर ऑफ अथॉरिटी एंड देमसेल्फ एज हिज प्रजा, सब्जेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। देखिए रूल्स ऑफ रेवेन्यू पेमेंट वे आल्सो मेड समवट फ्लेक्सिबल। ठीक है। एज अ रिजल्ट द जमींदार्स पावर ओवर द विलेज वाज स्ट्रेंथन। ठीक है। इससे क्या हुआ, जो जमींदार का जो पावर था विलेज के ऊपर वो धीरे धीरे बढ़ते गया। ठीक है ना। पहले तो वो लोग अपना पावर खो चुका था, लेकिन धीरे धीरे जो है इस कुछ स्ट्रेटजीज की वजह से जो है वो लोग अपना पावर जो फिर से गेन कर गया। ठीक है। लेकिन बट एक मतलब एक्सेप्शन यहाँ पे हम बोल सकते हैं। जब 1930s के टाइम में जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन मतलब फेमाइन्स हुआ था। ठीक है ना। फिर जो वॉर हुआ था, या फिर हम बोल सकते हैं फेमाइन्स, वॉर्स, और कुछ बोल सकते हैं मतलब एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स। ठीक है। कुछ डिजीजेस वगैरह ये सब होने के बाद जो है धीरे धीरे उनका पावर एकदम ही खत्म हो गया, मतलब वो एकदम कोलैप्स कर गए, है ना। और जोटेदार उनकी जगह पे मतलब पावरफुल एमर्ज हो गए। ठीक है। यहाँ बोला गया
अब आपको यहाँ बात किया जाए द फिफ्थ रिपोर्ट, ठीक है। देखिए जो रिपोर्ट मतलब एक रिटर्न टाइप का रिटर्न इलस्ट्रेशन था कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, ठीक है, कैसे वो लोग काम करता है, इसके बारे में लिखा गया था, ठीक है। देखिए many of the changes we are discussing were documented in detail in a report that was submitted to the British Parliament in 1813, ठीक है। 1813 में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट बहुत सारे सबमिट किए गए थे, ठीक है। कब का डेट दिया गया है? 1813 में। बेसिकली आपका 5 रिपोर्ट्स थे, ठीक है। तो हम आज 5th रिपोर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हर एक रिपोर्ट जो है अपना मतलब हर एक रिपोर्ट का अलग अलग अपना हो सकता है, अपना अपना कॉर्नर था, ठीक है। तो ये 5th रिपोर्ट था, इसका कॉर्नर क्या था, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या था? इट वाज द 5th ऑफ अ सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन और एक्टिविटीज 5th रिपोर्ट में क्या था आपका? एडमिनिस्ट्रेशन और एक्टिविटीज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। यहाँ पे मेंशन किया गया है। Often referred to as the 5th report, it ran into 1002 pages, of which over 800 pages were appendices that reproduced petitions of zamindars and riots, reports of collectors from different districts, statistical tables on revenue returns, and notes on the revenue and judicial administration of Bengal and Madras, present day Tamil Nadu, written by official। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया? 1002 पेजेस थे तो 5th रिपोर्ट में, ठीक है। उसमें से जो 800 पेजेस थे वे आर अपेंडिसेस। कौन कौन सा वो अपेंडिसेस थे जिसमें क्या क्या इंक्लूड था? रिपोर्ट्स ऑफ कलेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेबल्स ऑफ रेवेन्यू रिटर्न्स एंड नोट्स ऑन द रेवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल एंड मद्रास, ठीक है। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल और मद्रास को जितने भी मतलब क्या बोलते जितने भी डाटा था सब यहाँ पे जो नोट डाउन किया गया था, सही है। देखिए अब हम जानेंगे बेसिकली जो 5th रिपोर्ट था उसको मतलब हम बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, ठीक है। देखिए मेनी पॉलिटिकल ग्रुप्स आर्ग्यूड दैट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल वाज बेनिफिटिंग ओनली द ईस्ट इंडिया कंपनी बट नॉट द ब्रिटिश नेशन एज अ होल। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में भेजने वाले ब्रिटिश लोग ही थे, ठीक है ना। ब्रिटिश लोग का ईस्ट इंडिया कंपनी बस एक बॉडी था, ठीक है, एक बॉडी था, सब डिवीजन था हम बोल सकते हैं, ठीक है। द मेन डिवीजन आपका था इसमें क्या बोलते हैं ब्रिटिश में था, ठीक है ना। ब्रिटिश में का एक कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, सही है। तो वो जो इंडिया में भेजा गया था, ठीक है। तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे वो मतलब उन्होंने अपने में आर्ग्यू किया था कि जो बंगाल का कॉन्क्वेस्ट हुआ था उससे बस ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बेनिफिट हो रहा था, ठीक है। ब्रिटिश नेशन का कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा था, सही है। Information about company misrule and maladministration was hotly debated in Britain, and incidents of greed and corruption of company officials were widely publicized in the press, ठीक है। उन लोग मतलब यहाँ बोल सकते हैं क्रिटिसाइज किया गया था वो लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वो ब्रिटिश लोग ही किया था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स लोग ही किया था, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम इंडियंस लोग किया था, नहीं, ब्रिटिश ऑफिशियल्स लोग ही जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मेल एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। इसीलिए जो है it forced the company to produce regular reports on the administration of India and appointed committees to inquire into the affairs of the company, ठीक है। इसीलिए जो ब्रिटिश क्या किया एक मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बोलते हैं या फिर मैसेज भेजा या फिर रिपोर्ट बोला कि तुम एक मतलब ओवरऑल जो है एक रिपोर्ट बनाओ जिसमें तुम क्या किए हो, कितना एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा क्या है, कैसा है, क्या है, कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, ये सब तुम उसमें लिख के बताओ, ठीक है। तो इसी का एक हिस्सा है आपका 5th रिपोर्ट, सही है, यहाँ पर वही मेंशन किया गया। अब जो हम बेसिकली पढ़ेंगे द अकाउंट्स ऑफ बुचानन, ठीक है। बुचानन के अकाउंट्स जो थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए फ्रांसिस बुचानन वाज अ फिजिशियन एंड एन एम्प्लॉय ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ही मार्च्ड एवरीवेयर विद अ लार्ज आर्मी ऑफ पीपल, ठीक है। उनके बारे में थोड़ा यहाँ बताया गया है। वो एक फिजिशियन थे और एम्प्लॉय थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। ही मार्च मतलब वो ट्रैवल करते थे विद दिस आर्मी विच वाज ऑफ कोर्स बोल सकते हैं विच वाज ऑफ कोर्स पेड और वी कैन से मेंटेन्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल्स वेयर बोर्न बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें मैंने आपको बताया। ही वाज परसीव्ड एज एन एजेंट ऑफ द सरकार, ठीक है। He observed the stones and rocks in different strata and layers of soils. He searched for minerals and stones that were commercially valuable. He recorded all signs of iron ore and mica, granite and saltpeter. He carefully observed the local practices of salt making, iron ore mining. Buchanan's journal were packed with observations, ठीक है। बुचानन के बारे में थोड़ा सा बोला गया कि बेसिकली बुचानन का काम क्या था, वो मतलब करते क्या थे, ठीक है, वही यहाँ पे डिस्कस किया गया, सही है। हम पढ़ने वाले हैं रिवोल्ट इन कंट्री साइड द बॉम्बे डेकन, ठीक है। एक टाइप का बोल सकते हैं रिवोल्ट हुआ था, सही है ना, बॉम्बे डेकन के साइड में जो है रिवोल्ट हुआ था। थ्रू द 19th century peasants in various parts of India rose in revolt against mainlanders and grain dealers, ठीक है। रिवोल्ट का
बेसिक जो बोल सकते हैं किसके अगेंस्ट किया गया था, वो मनी लेंडर्स और यहाँ पे बोला गया ग्रेन डीलर्स। वन सच रिवोल्ट अकॉर्डिंग 1875 इन द डेक्कन। ठीक है, कब का बात किया जा रहा है, 1875 की बात किया जा रहा है। कहाँ पे, आपका डेक्कन, डेक्कन एरिया में। ठीक है, सही है। अकाउंट बुक्स वेयर बर्न्ड, द मूवमेंट बिगेन एट सुपा। ठीक है, अ लार्ज विलेज इन पूना। पुणे में एक विलेज है, अभी मतलब पहले पूना था, अभी पुणे हो गया है। सही है, उस वहाँ पे एक विलेज था सुपा, वहीं से जो शुरू हुआ था। ठीक है, रिवोल्ट। इट वॉज मार्केट सेंटर वेयर मैनी शॉपकीपर्स एंड मनी लेंडर्स लिव्ड। ठीक है, वो एक मार्केट सेंटर था, यहाँ पे बहुत सारे जो शॉपकीपर्स या फिर मनी लेंडर्स रहा करते थे। ठीक है, On 12 May 1825, riots from surrounding rural areas gathered and attacked the shopkeepers, demanding their बही खातास मतलब अकाउंट बुक्स and debt bonds. ठीक है, they burned the khatas, looted grain shops, and in some cases set fire to the houses of साहूकार्स। ठीक है, तो क्या किए थे वो, जो रूरल एरियाज के कुछ लोग थे वो गैदर मतलब एकजुट होकर जो रिवोल्ट करने चले गए थे। सही है, वो क्या किए थे, जितने भी जो वो लोग का जितना भी ड्यू था वो सब एक खाता में लिखा था। ठीक है, वो सब खाता को पूरा बर्न कर दिए थे। ठीक है, मतलब यही बोला जा रहा है, द अकाउंट बुक्स वेयर बर्न्ड। ठीक है, इसको मतलब यही बोला जा रहा है। ग्रेन शॉप्स मतलब जो जो अभी अनाज का जितना भी दुकान था सब मतलब लूट लिए थे। ठीक है, एंड इन सम केसेस सेट फायर टू द हाउसेस ऑफ साहूकर्स। ठीक है, और कुछ केस में जो साहूकर्स थे उनके घर में उन्होंने जो आग भी लगा दिया था। सही है, यहाँ पे वो मेंशन किया गया। फिर आपको बोल रहा है अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम। As British rule expanded from Bengal to other parts of India, a new system of revenue were imposed. ठीक है, जैसे जैसे ब्रिटिश रूल बढ़ते गए, ठीक है, बंगाल से मतलब जैसे बढ़ते बढ़ते जो और फैलने लगा, तो क्या हुआ कि आपका जो धीरे धीरे सिस्टम ऑफ रेवेन्यू वेयर मतलब नए नए सिस्टम जो है इम्पोज होने लगे। ठीक है ना, सिंस द रेवेन्यू डिमांड वाज फिक्स्ड अंडर द परमानेंट सेटलमेंट, द कॉलोनियल स्टेट कुड नॉट क्लेम एनी शेयर ऑफ दिस एनहांस्ड इनकम। ठीक है, बात तो सही था। Keen on expanding the financial resources, the colonial government had to think of ways to maximize its land revenue. ठीक है, जो इनका तरीका था परमानेंट सेटलमेंट का, ये कुछ खास काम नहीं कर रहा था, काम ही नहीं कर रहा था, खास या काम ही नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इनको जो कुछ और ऑप्शन या फिर कोई और तरीका इनको चूज करना पड़ा था। ठीक है, सही है। Unlike the Bengal system, the revenue was directly settled with the riot. ठीक है, the average income from different types of soil was estimated, the revenue paying capacity of the riot was assessed, and a proportion of it fixed as a share of the state. देखिए, पहले यही ये लोग गलती किया था ईस्ट इंडिया कंपनी कि मतलब विदाउट लैंड का क्वालिटी देखे, विदाउट फार्मर का मतलब क्या बोलते वर्क कैपेसिटी देख के ये लोग एक रेवेन्यू फिक्स कर दिया था। ठीक है, सब कोई तो नहीं पे कर पाएगा ना। अब ये क्या किया कि ये दो चीज़ को मतलब ये जो मेजर पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखा कि नहीं वो इंसान कितना कर सकता है, उसके पास कैसा लैंड है, उस लैंड का फर्टिलिटी रेट कैसा है। ठीक है, ये सब कुछ स्टैटिस्टिकल बोल सकते डाटा जो है वो लोग माइंड में रख के एक मतलब अलग अलग पर्टिकुलर पर्सन के लिए पर्टिकुलर रेवेन्यू फिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया। द रेवेन्यू डिमांड वाज नो लॉन्गर परमानेंट। हाँ, जो रेवेन्यू जो डिमांड था वो नो लॉन्गर परमानेंट नहीं था। ठीक है ना, जिसको जितना हो पा रहा है वो उतना ही देगा। ठीक है, ऐसा कर दिया गया था। रेवेन्यू डिमांड एंड प्रेजेंट डेप्थ। ठीक है, और ये पढ़ते हैं। द फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट इन बॉम्बे डेक्कन वाज मेड इन द 1820s। ठीक है, रेवेन्यू दैट वाज डिमांड इट वाज सो हाई दैट इन मेनी प्लेसेस peasants deserted their villages and migrated to new regions. In areas of poor soil and fluctuating rainfall, the problem was particularly acute. When rains failed and harvests were poor, peasants found it impossible to pay the revenue. However, the collectors in charge of revenue collection were keen on demonstrating their efficiency and pleasing their superiors, so they went about extracting payment with the utmost severity. When someone failed to pay, his crops were seized and a fine was imposed on the whole village. सही है, तो फिर भी जो है इसके बावजूद भी है पेमेंट्स देने में जो राइट्स हैं या फिर जो फार्मर्स है वो फेल होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि वही कुछ नेचुरल कैलामिटीज हम बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक से मतलब एक क्रॉपिंग सीजन, एक क्रॉपिंग पैटर्न का फेलियर हम बोल सकते हैं। सही है, क्योंकि रेवेन्यू डिमांड बहुत ज़्यादा हाई था ना, और जो लोग नहीं दे पाते तो क्या करते थे, अपना विलेज छोड़ के कहीं और चले जाते थे। ठीक है, अपने विलेज को मतलब पूरा डेजर्टेड मतलब पूरा खाली कर देते थे। ठीक है, और कहीं और माइग्रेट कर जाते थे। सही है, और लो सॉइल फर्टिलिटी रेट, फिर बोल सकते हैं वाटर अवेलेबिलिटी की कमी होना, ऐसे जो ये सब कुछ फैक्टर्स थे जो कि मतलब क्या बोल सकते हैं जिसके वजह से जो राइट्स थे या फिर जो फार्मर्स थे वो फेल करते थे रेवेन्यू पे करने में। ठीक है, अब बोला जा रहा है द डेक्कन राइट्स कमीशन। व्हेन द रिवोल्ट स्प्रेड इन द डेक्कन, द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे वाज इनिशियली अनविलिंग टू सी इट एज एनीथिंग सीरियस। ठीक है, बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बॉडीड बाय द मेमोरी ऑफ 1857, pressurized the government of
गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे टू सेट अप अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कॉजेस ऑफ द राइट्स। ठीक है, जब डेक्कन की तरफ जब ये रिवोल्ट मतलब फैल गया, तब जो गवर्नमेंट, जो बॉम्बे का गवर्नमेंट था, उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, ठीक है, उसको 1857 के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 के कॉन्सिक्वेंस के बारे में पता था। ठीक है, उसीलिए जो है वो इन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे को प्रेशराइज किया कि तुम थोड़ा एक कमीशन सेटअप करो और मतलब जाके देखो कि मैटर क्या है, आखिर में ये रिवोल्ट हो क्यों रहा है। ठीक है, द कमीशन प्रोड्यूस अ रिपोर्ट दैट वाज प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1878। ठीक है, क्या किया कमीशन जो है एक रिपोर्ट प्रोड्यूस किया 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रख दिया। ठीक है, दिस रिपोर्ट प्रोवाइड्स हिस्टोरियंस विद अ रेंज ऑफ सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ राइट। ठीक है, ये सब जो रिसोर्स था मतलब यहाँ से जो है राइट्स के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। ठीक है, फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। सही है, तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर। सही है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए। सही है, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ सीख के जाइए। ठीक है, सीखना इज़ मैंडेटरी। ठीक है, हमेशा से मैं यही बोलते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है, हमारे चैनल का यही मोटो है, लेट्स अंडरस्टैंड। सही है, तो कुछ सीख के जाइए, कुछ समझ के जाइए, वही काफ़ी रहेगा। सही है, तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। सो बाय फॉर टुडे।